मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Okay, we will start from where we left in the previous lectures. So only 16 students in this time present. We are tired. Tell them and invite to everyone that get connected with these lectures because this is important. So as we learn about in the morning about this reflective writing and critical thinking, so we will continue from the. Okay. So we were discussing in the last lecture was topic. I already two time review with this previous slides. So no need no. आवाज नहीं आ रही है. Thanks Ramsha France, Rimsha Javed and Neha Francis. हमने ये सारी बातें कर ली थी कि अल्टीमेट आउटकम्स क्या था. नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स होता है. फिर रिफ्लेक्टिव लर्निंग के बारे में देखा. नर्सिंग में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है ये हमने देखा. फिर हमने इसके स्पार्किंग वाले आइडियाज़ को देखा और इस स्लाइड को डिस्कस. गिब्स का साइकिल का मॉडल हमने अंडरस्टैंड किया. पर्पस क्या है, जॉन डेवे ने क्या कोट किया है, उनके हमने कोटेशंस को लर्न किया. और रियली इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. फिर हमने रिफ्लेक्टिव रीडिंग के बारे में समझा था कि रिफ्लेक्टिव रीडिंग्स क्या है और इसको रिफ्लेक्ट एज ए इंटरेस्टेड रीडर ऑन द फ्यूचर रीडर्स क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करके वी कैन इम्प्रूव आवर हैबिट एंड एंजॉय द रीडिंग टेक्स्ट के साथ हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसके साथ इंटरेस्टिंग. टाइप ऑफ रीडर देखे थे कि किस तरह के रीडर्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था. फिर हमने 8 कम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज सीखी थी कि जिस तरीके से हम एक रीडिंग को जो है वो पर्पसफुल बना सकते हैं. उसके लिए हमें आगे फर्दर इनको भी बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि मेक कनेक्शन, इन्फर, क्रिएट इमेज, आस्क क्वेश्चन, यूज फिक्स अप स्ट्रैटेजीज. ठीक है, फिक्स अप स्ट्रैटेजीज को मैंने आगे बड़ी डिटेल स्लाइड डाली हुई है. मॉनिटर, अंडरस्टैंडिंग, सिंथेसिस, डिटरमाइन, इम्पोर्टेंस. फिर हम बात करते हैं फिक्स अप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें रीड करना है, रीड लाउड करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट क्लू को यूज़ करना है, लुक अप एंड वर्ड you don't know, लफ्ज़ों को देखना, ask questions, think about what you already read and make a connections. So this is the fix up reading strategy, comprehension strategy. फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजी के अदर क्लू देखा था जो ऑलरेडी हमने जो है कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज के बारे में जो हमने लर्न किया है, इट इज़ द सेम. सो हमने देखा था प्रीफिक्स एंड सफिक्स का यूज़ कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है. प्रीफिक्स वो होता है
जिसमें हम पहले वर्ड यूज करते हैं किसी भी टर्म्स के लिए, जो पहले जो है वर्ड का यूज करते हैं, और फिक्स होते हैं जिनके एंड में वर्ड यूज करते हैं, जैसे ईडी है, ठीक है, और क्या आईएनजी है, ये क्या है, ये सारे जिन वर्ड्स के आगे ईडी और आईएनजी लगता है, और बहुत सारे टर्म्स हैं। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ा था, रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड एकेडमिक राइटिंग, दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। राइटिंग प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग की थी। फिर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जब भी हम कोई भी काम करें, कोई भी मोमेंट, इवेंट, आइडिया, सिचुएशंस को जब हम टैकल करते हैं, वी मस्ट हैव टू थिंक, कौन कौन से अपने एरिया पे तो सोचना है, व्हाट इज़ द मोस्ट, लाइक when you write what happened, description डालेंगे, what happened and who was involved, and what is the most, ठीक है, what have I learned। फिर when you are what do you write, क्या लिखेंगे, your feeling लिखते हैं, challenges difficulty लिखते हैं, tackle strategies लिखते हैं। फिर yours अपने बारे में बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें जो हैं डिफ़िकल्ट लगी हैं, कौन सी ईजी थी, what was the positive and negative aspect of the लर्निंग, ठीक है, और आइडियाज़ अराइजिंग फ्रॉम योर स्टडी, क्या क्या आप आइडियाज़ आपके माइंड में आए हैं, हाउ डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडीज लिंक अप, और हम क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, थिंग्स एंड दैट टिक्स टू योर हेड, ये आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। रिफ्लेक्ट, जब भी हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मस्ट बी इन आवर माइंड, ठीक है। तो ये कितने मैंने डब्ल्यूज बताए थे, 1 2 3 4 5 भी हैं समटाइम, और समटाइम 4 भी होते हैं। स्ट्रक्चर जो रिफ्लेक्शंस होती हैं उसमें क्या करते हैं, ये इफ़ वी कॉन्शियसली रिफ्लेक्ट में बी अ पार्ट ऑफ आवर वर्क और आवर फैमिली रोल, देयर टेंड टू बी अ रॉ प्रोसेस ऑफ, हम कोई भी इवेंट को, सिचुएशंस का फैमिली लेवल या अपने वर्क लेवल पे हैंडल करते हैं, हम हमेशा ये जो मैंने आपको वेल स्ट्रक्चर इसका फॉर्मेट बताया, व्हाट, व्हाई एंड व्हाट टू नेक्स्ट, एंड व्हाट डिड नॉट, एंड व्हाट टू नेक्स्ट। फिर आज हमने इस बात यहाँ से स्टार्ट करना था कि अभी हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है। की एलिमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज द टाइप ऑफ थिंकिंग associated with thought, aim to aim at achieving better understanding, it contain a mixtures of element, इसके अंदर बहुत सारे, सबसे पहले मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, we do not always learn from experience, reflection is where we analyze experience, actively attempting to the make sense of find the meaning in it, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं या ऑलवेज हम अपने एक्सपीरियंस, बट एक्चुअली जो हम मेक सेंस करते हैं दैट इज़ आल्सो इज कॉल्ड अ सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या हम समटाइम ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस की बेस पे, जैसे हम वाज को बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको सेंस करके भी अंडरस्टैंड करते हैं, सेंस भी एक, मेकिंग सेंस इज आल्सो एन एक्सपीरियंस। Standing back, it can be hard to reflect when we are caught up in an activity. Standing back give you a better view or perspective on an experience, issues or actions. सो इम्पोर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है स्टैंडिंग बैक, जब भी आपने कोई काम करना है, आपने किसी भी चीज़ को के लिए आपने यू नीड टू यू नो stand up and make yourself ready to learn, ठीक है। आपने हमेशा, although it's sometimes it's difficult, ठीक है, to stand on your point of view, ठीक है। sometimes people will लग हो जाते हैं, यानी कि वो उसको डिनाई कर देते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ द फियर और लेक ऑफ बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म की वजह से या कॉन्फिडेंट फियर की वजह से, ठीक है। तो यू नीड टू बी हैव अ स्टैंड अप फॉर द, आपने उसके बेटर व्यू और पर्सपेक्टिव को देखना है अबाउट द इश्यूज एंड एक्सपीरियंस इश्यूज एंड एक्शंस। रिपीटेशंस में क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व going over something often several times in order to get a broad view and check nothing is missed, ठीक है। रिपीटेशंस का फ़ायदा ये होगा कि आप जो है
कि आपसे कोई चीज़ मिस नहीं होगी। डीपर ऑनेस्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द की एलिमेंट ऑफ द रिफ्लेक्शंस। और डीपर ऑनेस्टी, जब तक आप किसी काम के साथ ऑनेस्टी नहीं शो करेंगे, यू विल नेवर कंप्लीट योर टास्क एंड नेवर अचीव योर गोल। Reflection is associated with the striving after truth. Through reflections, we can acknowledge things that we find after having. This is my third lecture, so that's why I have a very little headache. I'm not able to even speak now. So that we find difficult to admit the normal course of event. ठीक है। सो हम जब तक के अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ऑनेस्टी नहीं शो करेंगे, सो हम किसी चीज़ को भी एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, हम कोई भी इवेंट को जो है फाइंड या अचीव नहीं कर सकते। वेइंग अप, रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व बीइंग even-handed or balanced in judgment. This means taking everything into account, not just the most obvious. इसका weighing up का मतलब है you are having the balanced judgment, यानी कि आप उसको प्रॉपर तरीके से जज कर रहे हो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उसको, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो, ताकि आपकी ड्यूटी है रिस्पॉन्स, यानी कि आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर कर रहे हो। रिफ्लेक्शन का जो ताल्लुक है वो क्या है, इसमें क्या आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, आपकी बैलेंस इन जजमेंट। ठीक है, आपने बैलेंस दिखाना है, ये नहीं है कि कहीं तो बहुत ज़्यादा या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप देख रहे हो, बाकियों को जो है लेस इंपॉर्टेंट करें, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं उसको मैटर नहीं करते हो, तो इट विल नॉट हेल्प यू टू प्रॉपरली रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो आपने वेइंग अप करना है, प्रॉपर उसको अकाउंटेबिलिटी देखनी है, चेकअप करना है, चेक एंड बैलेंस रखना है। ठीक है, ना कि सिर्फ जो आपको पसंदीदा उन चीज़ों को तो आपने चेक कर लिया, आप जो नहीं है उनको आपने छोड़ दिया है। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू वेइंग अप द थिंग्स। क्लैरिटी, reflection can be bring greater clarity, like seeing event reflected in the mirror. क्लैरिटी इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके जरिए आप इवेंट को क्या करते हैं, सी लाइक अ मिरर। जब आप क्लैरिटी रखेंगे तो आप अपना आप देख सकते हो, अपनी थॉट को, अपने ओपिनियंस, आइडिया को क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। दिस कैन हेल्प एट एनी स्टेज ऑफ प्लानिंग, कैरिंग आउट एंड रिव्यूइंग एक्टिविटीज़। तो ये जो है इस तरह की जो क्लैरिटी है, डेट विल हेल्प यू टू एनी प्लानिंग स्टेज। ठीक है, और किसी भी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Understanding. Reflection is about learning and understanding on the deeper level. This includes gaining valuable insight that cannot be taught. अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक इंसाइट देती है, यानी कि आपको एक कॉग्निटिव जो है आपके जो है एबिलिटीज़ को जो थ्रू द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर आप अपनी जो है, जब आप अपनी इंसाइटमेंट को वैल्यू नहीं देंगे तो आप प्रॉपरली जो कैन नॉट जस्ट टॉट, ठीक, कैन नॉट बी जस्ट टॉट। तो आप किसी चीज़ को भी बता नहीं सकते जब तक कि आपको इसके बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मेकिंग जजमेंट, reflection involves an element of drawing conclusion in order to move on and change on or develop an approach, strategy and or activities. Making judgment, जजमेंट बेस किस पे करते हैं, जब हम किसी चीज़ को समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आप उसमें क्या करते हो, मूव करते हैं इन ऑर्डर टू मूव ऑन, चेंज और डेवलप एन अप्रोच, स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जब आप जजमेंट करते हो तो यू विल कम टू नो दैट वाज द व्हाट इज द गैप क्या है, और मीन जजमेंट का मतलब वैल्यूएट करते हो कि क्या डेफिशिएंसी, व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वाज नॉट। जब नहीं है तो हाउ यू नीड टू ओवरकम ऑन इट इन द फ्यूचर। ठीक है, इसमें फिर देखते हैं कि फ्यूचर में आप इस पर कैसे ओवरकम कर सकते हो। सो रेगुलर और डेली रिफ्लेक्शन जो है हेल्प आफ्टर एन इवेंट सच एज अ प्रेजेंटेशन, कंप्लीटिंग एन ऐसे और जस्ट अ डिफिकल्ट डे। आपका रेगुलर डे में जो भी कोई भी आप रिफ्लेक्शंस करते हैं, कि आप देखें प्रेजेंटेशन जब आप किसी चीज़ की भी करते हैं, एकेडमिक प्रेजेंटेशंस की बात कर ले, सब्जेक्ट प्रेजेंटेशंस की बात कर ले, तो हमने क्या देखना है कि क्या अच्छा था, मेरे अंदर क्या लेकिन थी, क्या डेफिशिएंसी थी, मेरे एक्सेंट कैसे थे, मेरी अपीयरेंस कैसी थी, ये सब चीज़ों को देखना है। ठीक है, और जब डिफ़िकल्ट डे है उसको कैसे, वो अगर कभी फ्यूचर में ऐसा डे आ जाए तो यू विल बी एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन।
Using a few basic questions as a framework like ones below can help you to structure your own reflection about how you are doing. सो डेली काम करने के लिए, डेली रिफ्लेक्ट करने के लिए, डेली जो अपने आप को एवेलुएट करने के लिए आप करें, हाउ डिड आई इट गो, हाउ डू आई फील अबाउट इट, what went well and or okay, why, what was not so good, why, and how could this have been done differently, what should I change or work on for the next time, and what would be the first step. This question should be in your mind once you are daily reflections, once you have the daily reflections. बेनिफिट क्या होंगे इसके, यू कैन एक्नॉलेज इमीडिएट फीलिंग देन स्टैंड बैक फ्रॉम देम. बेनिफिट क्या होगा कि आप जो है आपको अपनी फीलिंग्स को इमीडिएटली जो क्या है देख सकते हैं, अपने आप को बारे अपनी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को एवेलुएट कर सकते हैं. रिफ्लेक्शन हेल्प यू टू सी व्हाट वेंट वेल एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एन इवेंट एज वेल एज द मोर नेगेटिव. ठीक है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको समझ में आ जाते हैं कि इसका पॉजिटिव साइड क्या थी और इसकी नेगेटिव साइड क्या थी. ठीक है, हेल्प यू डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रादर देन अवॉइडिंग थिंकिंग एंड अबाउट डिफिकल्टीज. इसमें ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच का पता चल जाएगा, ना कि आप जैसे उस चीज़ों से जब डिफ़िकल्टी से अवॉइड करें, ठीक है, थिंकिंग से और डिफ़िकल्टी से अवॉइड करें, you will be able to approach the problem solving technique very well. Very helpful to reflect when you receive feedback on an essay, as you as a way of using the feedback to change or develop your approach. सो सिंपल में वर्ड में देखेंगे, इसका मकसद ये है, एक्सप्लोर आइडिया, डेवलप योर राइटिंग स्टाइल, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिकॉर्ड. ठीक है, रिफ्लेक्शंस में हम क्या करते हैं, अपने आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं. वी आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्ट्रेंथन आर नॉलेज. ठीक है, अपने माइंड को एक्सप्लोर करते हैं, अपने एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं. और डेवलप राइटिंग, आपका राइटिंग स्टाइल जो इम्प्रूव हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है, आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है. ठीक है, सो फॉर द फ्यूचर यूज़ क्या आप इनको ये दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ रिफ्लेक्शंस. अब आप बात करें एक्सप्लोर आइडिया, तो कैसे राइटिंग जस्ट for yourself means you can write freely, thought, feeling are expressed in relaxed and informal way. जब आप कोई आइडिया एक्सप्लोर करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आपकी फीलिंग्स और आपके जो आइडियाज़ हैं वो क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू रिफ्लेक्शंस. जब आप लिख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस जो आपके ऊपर होता है वो राइटिंग के दौरान जो है वो रिलीज हो जाता है. इन इनफॉर्मल वे यू कैन मेक जंप इनटू योर थिंकिंग एंड एक्सप्लोर कनेक्शन बिटवीन थॉट. तो फिर आप इमीडिएटली अपनी थिंकिंग से जंप करके उसका एक्सप्लोर जो चीज़ें कि उसका कनेक्शन करते हो अपनी थॉट के साथ. दिस मेक योर जर्नल राइटिंग ग्रेट प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस एंड दैट इनकरेज यू टू डेवलप न्यू आइडिया. इसके ज़रिए आपको जो है हेल्प मिलती है ताकि आप अपने न्यू आइडियाज़ को डेवलप कर सकें. डेवलप योर राइटिंग स्टाइल, अपने राइटिंग स्टाइल इनको कैसे हेल्प, राइटिंग रेगुलरली इन अ जर्नल हेल्प यू डेवलप एंड एक्सपेरिमेंट विद योर ओन राइटिंग स्टाइल. ठीक है, आपकी राइटिंग स्टाइल इंप्रूव हो जाती है. पुटिंग आइडियाज इनटू द वर्ड इन द is a crucial academic writing skill. It takes the practice to develop writing you feel comfortable with, and a journal is good place to take some risk and try out different voices. You do not have to write a lot at once, but it does help to write little, often preferably
एवरी डे। सो राइटिंग इससे जो कहता है रिफ्लेक्शन का जो बेनिफिट आपको राइटिंग स्टाइल प्रोवाइड करता है, इसमें आपकी एकेडमिक स्किल जो राइटिंग की वो इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक है, और आप बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हो। और स्पेशली आप ये जो राइटिंग वाला अपने जर्नल में जब भी आपको जर्नल राइटिंग करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू and you have the lot of have ideas and skills to improve your writing styles. Build confidence. It help you, ये क्या करता है, it helps you confidence to look back over a journal and see progress, how you have dealt with difficulties and how your ideas have moved on. Record. It is very useful to have a note on issues, queries, and concern you might want to raise with the tutor or other student. A journal is an important record for the checking back and can help you to plan next step. ठीक है, सो रिकॉर्ड जो होता है किसी भी चीज़ का, वो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स के इश्यूज को क्वेरीज में आपकी मदद करता है। जब कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में रेज होता है तो आप उसके मदद से क्या है जो है अपने बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। So there are several models for reflective practice which you can use to help your structure your reflective thinking and reflective writing. अब हमने रीडिंग राइटिंग डेली कैसे रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, लर्न कैसे करना है, अपने एवरीडे जो डेली एक्टिविटीज़ के अंदर जो है रिफ्लेक्शन का क्या यूज़ है, क्या मॉडल है, क्या स्ट्रक्चर है, बेनिफिट, हमने ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के अंदर इसको डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे मॉडल्स की, ठीक है, कि जो हम इसमें मॉडल यूज़ करते हैं ना, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये जो हम बात करते हैं कि क्या कोई मॉडल है हमारे पास, क्या कोई फ्रेमवर्क है टू सपोर्ट आर पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन में यूँ भी करना चाहिए, यूँ भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ठीक है। सो वी विल नो द मॉडल्स सपोर्ट टू दैट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। सबसे पहले हम गिब्स का मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल फॉर्मल मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड। A model commonly used in the health professional is a Gibbs model of reflection. सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो यूज़ करते हैं वो गिब्स का मॉडल यूज़ करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ना वो गिब्स का मॉडल्स है, जिसमें हम कहते हैं बिफोर यूजिंग एनी मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एन असाइनमेंट चेक विद योर सब्जेक्ट ट्यूटर फॉर एनी प्रेफरेंस। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप जब भी कोई मॉडल या असाइनमेंट बनाते हैं, मॉडल को फॉलो करते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, तो आपने अपना ट्यूटर का जो है प्रेफरेंस जो है ना वो देखने के वो किसको प्रेफर करता है। सो गिब्स की थ्योरी जो है Gibbs की जो reflective cycle है is a theoretical model often used by the student as a framework in coursework assignment that required reflective writing. The model was created by the Professor Graham B. Gibbs and appeared in Learning by Doing. It looks like this Gibbs reflective cycle has 6 stages. तो हम इसके 6 stages देखते हैं कि ये किस तरीके से ये काम करता है, इसका वे ऑफ वर्क कैसा है। So he is the one who proposed this model. इसका नाम क्या था? ग्राम गिब्स। इसका नाम था ग्राम गिब्स, ठीक है। इसने ये मॉडल रिफ्लेक्शंस का पेश किया था, ये इसकी थ्योरी कह सकते हैं।
थ्योरी जो रिफ्लेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रॉम द गिब्स मॉडल। डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि हम जब कोई भी रिफ्लेक्शंस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्रिटिकल का फार्मूला जो है वो मैंने बताया था कि आपने देखा ये 5 क्या है, 1 2 what what 5 W's एंड 1 H, क्या एक्शन प्लान कह सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, व्हाट हैपन, क्या हुआ। डिस्क्रिप्शंस में क्या लिखेंगे, व्हाट हैपन। फीलिंग्स में लिखेंगे व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग, आपकी थिंकिंग और फीलिंग्स क्या थी, ठीक है। अवेल्युएशन, व्हाट वाज गुड एंड बैड अबाउट द एक्सपीरियंस, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनालिसिस में करेंगे व्हाट एल्स कैन यू मेक फॉर सिचुएशंस। एनालिसिस में हम देखेंगे कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि व्हाट एल्स कैन यू मेक ऑफ द सिचुएशंस। कंक्लूजन्स, व्हाट एल्स you could you have done. So conclusion देखेंगे what else could you have done and action plan it if it rose again what would you do. अगर इस तरह के प्रॉब्लम दोबारा होता है तो फिर इन चार सिचुएशंस में आप क्या करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन। ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर और उसका मॉडल थ्योरी बता दी है, ठीक है, लेकिन अब डिस्क्रिप्शंस के अंदर होगा क्या 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 हमें करना होगा। इन दिस सेक्शंस यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन टू योर रीडर्स, कि डिस्क्रिप्शंस में आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आप अपने रीडर को क्या बताना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, उस पर क्या अपेयरेंस, क्या रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो। परहैप्स इंक्लूड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सच एज व्हाट इट इज़ यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड टेल द रीडर्स हु वाज इन्वॉल्वड, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि उसकी बैकग्राउंड को देखते हैं और उसमें ये देखते हैं कि ये जो है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को जो है वो करते हैं, नोट करते हैं। सर सो इस डिस्क्रिप्शंस के अंदर हम बात कर रहे थे कि डिस्क्रिप्शंस में हम क्या करते हैं कि हमें क्या चीज़ कि हम अपने रीडर्स को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसमें क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या डाल रहे हैं। आप सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को डालना है, सच एज वट इट इज़ योर रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड टेल रीडर हु वाज इन्वॉल्व। आपने ये बताना है अपने रीडर को, ये बताना है कि इसमें इन्वॉल्व कौन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से बतानी, बैकग्राउंड बताना है, उसमें ये देखना कि इसके अंदर इन्वॉल्व कौन है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर टू कीप द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रेलिवेंट एंड टॉप टू द पॉइंट। आपके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड टू द पॉइंट होनी।
डू नॉट waffle on about detail that are not required. अब बहुत ज़्यादा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होती. एंड इफ़ यू डू दिस you are just using a valuable word that you will get minimal mark for. ठीक है. सो अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो इसका मतलब है यू आर गिविंग यू द वैल्यूएबल वर्ड. ठीक है. तो दैट विल हेल्प टू मिनिमल मार्क फॉर यू. आपको बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट मिलेगा. आपको इसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं कि जब चीज़ों को आप इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे. डिस्क्रिप्शन समझ आई. डिस्क्रिप्शन में आपने करना क्या है कि आप अपने रीडर्स को क्या बताना चाह रहे हो. आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है और बताना कि कौन इसमें इन्वॉल्व है क्या और क्या है. इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर टू कीप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट. और जो थर्ड पॉइंट है वो आपकी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट. और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डालनी है. ठीक है. एंड अगर आप ऐसा करते हो तो डेट विल गिव यू द वैल्यू वर्ड जिसमें आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्रेडिट ले सकते हो. Feelings. Discuss your feeling, thought about experience. Consider questions such as how did you feel at the time? What did you think at the time? What did you think about the incident afterwards? You can discuss your emotion honesty and make sure to remember all the time that this is an academic piece of writing, so avoid chatty text. ठीक है. आपने अपनी फीलिंग्स को लिखना. चैटी टैक्स से अवॉइड करना है. फीलिंग का मतलब है कि आपने अपनी थॉट को अपनी फीलिंग को अपनी एक्सपीरियंस को उसके अंदर जो है मर्ज करना है. ठीक है. और उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी और क्या सोच रहे थे. ठीक है. और और उसके बाद आपने क्या सोचा. ये सारी चीज़ें अपनी इमोशन और ऑनेस्टी के साथ जो है आपने इन सारी चीज़ों को अपनी फीलिंग्स को लिखना है. ठीक है प्यारे बच्चों. सो 46 minutes we are ready to lectures. Rest of part we will discuss in the next lecture because we have another lecture. So let give me a chance to get relax. So थैंक यू. एवेलुएशंस में देखेंगे. फिर हम देखेंगे एनालिसिस कैसे करते हैं, कंक्लूजन्स कैसे करते हैं, एक्शन प्लान क्या है. ठीक है. फिर हम शॉन के मॉडल का थ्योरी का भी. ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इन मॉडल्स को आपने शॉन का मॉडल पहले से पढ़ लीजिए अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो या टाइम मिले तो प्लीज़ रीड द शॉन मॉडल्स एंड गिब्स मॉडल. ठीक है. और कौन सा मॉडल है. बहुत सारे मॉडल है. यू कैन स्टडी रिगार्डिंग रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रैक्टिस. ठीक है. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हैव यू सीन कि अगर हम इसकी डीप डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे या हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस कैसे कर सकते हैं. कोई भी अपनी राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, लर्निंग करनी है या डेली रिफ्लेक्शंस की बात करनी है, किसी इवन सिचुएशंस को रिकॉर्ड करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बिकॉज योर ड्यूटी इन योर प्रोफेशन इज़ टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकली. आपने क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना होता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखना होता है, शेयर करना होता है. ठीक है. सो जब आपकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैबिट हो जाएगी तो यू विल बी अ गुड प्रोफेशनल. ठीक है. अंडरस्टैंड.